नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। मई 2026 के तमिलनाडु चुनाव के नतीजे किसी रियल लाइफ पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं रहे हैं। बड़े पर्दे के सुपरस्टार थलपति विजय की नई नवेली पार्टी टीवीवीके ने राजनीति के मैदान में एक ऐसा जबरदस्त धमाका किया है जिसने राज्य के दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में था वो ये कि क्या एक सिनेमाई हीरो राजनीति की इस सबसे कठिन फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा को पार कर पाएगा। शपथ ग्रहण से पहले ही जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ वो देखने लायक था। मुख्यमंत्री के रूप में विजय के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना। क्योंकि देखिए, ये कोई फिल्म का सेट नहीं था जहां डायरेक्टर कट बोल दे। ये रियल लाइफ थी जहां कोई रीटेक नहीं होता। भाग 1, द ड्रामेटिक फ्लॉ टेस्ट। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस फ्लॉ टेस्ट के उस रोमांचक गणित को समझते हैं जिसने राजनीतिक पंडितों तक को हैरान कर दिया। अब इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर या जादुई आंकड़ा चाहिए वो है 118। जब चुनाव के नतीजे आए तो टीडीके को केवल 108 सीटें ही मिली, यानी उनके पास स्वाभाविक रूप से ये जादुई आंकड़ा नहीं था। 108 और 118 के बीच का ये 10 सीटों का फासला सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन राजनीति में इस फासले को पार किए बिना सरकार चलाना बिल्कुल असंभव था। और ठीक यहीं पर आता है इस राजनीतिक फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। टीवीके ने 117 या 118 नहीं बल्कि 114 वोटों के साथ फ्लोर टेस्ट जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये सुनने में किसी गणितीय असंभवता जैसा लगता है ना? लेकिन विधानसभा के पटल पर यह हकीकत में कैसे बदल गया, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। इस घटनाक्रम को देखने से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। वोटिंग से ठीक पहले एक बहुत बड़ा दांव चला गया। डीएमके के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इस एक कदम से बहुमत का आवश्यक आंकड़ा अपने आप घटकर 88 पर आ गया। इसके बाद पीएमके और बीजेपी के विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी वो न्यूट्रल रहे। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर जो शायद किसी ने नहीं सोचा था वो तब हुआ जब राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बढ़ गई। उनके एक गुट के 24 विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर टीवीके के पक्ष में वोट कर दिया और बस इसी तरह ये नामुमकिन सी लगने वाली जीत हासिल हो गई। भाग 2, ब्रेकिंग द द्रविडियन ड्यूमोपोली। ये सिर्फ एक फ्लोर टेस्ट की जीत नहीं थी, बल्कि राज्य की राजनीति की नींव हिला देने वाला एक असली भूकंप था। अब इन आंकड़ों में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे टीवीके ने 50 साल से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के द्रविडियन वर्चस्व को एक ही झटके में तोड़ दिया। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि 108 सीटों के साथ टीवीके अब राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सत्ताधारी डीएमके 159 सीटों से लुढ़ककर महज 59 सीटों पर सिमट गई, जो कि पिछले 20 सालों में उनका सबसे खराब प्रदर्शन है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन तक अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। दूसरी ओर एआईडीएमके भी सिर्फ 47 सीटों तक सीमित रह गई। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि टीवी के करीब 10 और सीटें मात्र 1500 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हारी, वरना उनकी जीत का मार्जिन और भी विशाल हो सकता था। भाग 3, कॉम्प्लेक्स अलायंस अरिथमेटिक। 107 सुरक्षित सीटों से उठकर एक बहुमत की सरकार बनाने तक का ये सफर बंद कमरों में हुई उस राजनीतिक सौलेबाजी के बिना मुमकिन नहीं था जिसने सबको चौंका दिया। राजनीति में व्यावहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म हमेशा सबसे ऊपर होती है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और डीएमके की 10 साल पुरानी बेहद मजबूत दोस्ती थी, लेकिन दूसरी ओर के घटनाक्रम बताते हैं कि हालात बदलते ही कांग्रेस ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो पुराना गठबंधन तोड़ दिया और अपने 5 विधायकों के साथ नई सरकार को समर्थन देने के लिए तुरंत टीवीके के साथ आ गई। इस तरह कई अलग अलग विचारधाराओं वाले दल बहुत ही तेजी से एक साथ आ गए। कांग्रेस के अलावा एएमएमके का इकलौता विधायक अपनी ही पार्टी के साफ इनकार के बावजूद सरकार के साथ खड़ा हो गया। वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों ने अपना महत्वपूर्ण समर्थन दिया और जैसा हमने पहले देखा, एआईएडीएमके के 24 बागी विधायकों ने अपने ही नेतृत्व को दरकिनार कर दिया। ये तेजी से बदलता घटनाक्रम पूरी तरह से दर्शाता है कि राजनीति में सत्ता के लिए पूर्व प्रतिद्वंदी भी कैसे अचानक पक्के सहयोगी बन जाते हैं।
भाग 4 2 डेकेड्स इन द मेकिंग। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे बुनी गई, क्योंकि ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। ये टाइमलाइन बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि विजय का ब्रांड कैसे विकसित हुआ। 1990 के दशक में उनकी छवि एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो की थी, लेकिन 2009 तक आते आते उन्होंने विजय मक्कल इयक्कम के जरिए अपने प्रशंसकों को जमीनी स्तर पर संगठित करना शुरू कर दिया था। 2018 के स्टरलाइट विरोध प्रदर्शन में उनकी सक्रियता ने उन्हें सिस्टम से लड़ने वाले एक मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया, और आखिरकार 2024 में टीवीके का आधिकारिक लॉन्च हुआ। ये सिनेमा के पर्दे से लेकर असली दुनिया की राजनीति तक का एक बेहद सावधानी से गढ़ा गया लंबा सफर था। इस पूरी रणनीति की जो सबसे बड़ी और शानदार ताकत थी, वो थी उनकी जमीनी फौज। राज्य भर में फैले लगभग 85,000 फैन क्लबों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक समर्पित राजनैतिक कैडर में बदल दिया गया। इसी मजबूत ग्राउंडवर्क ने टीवीके को रजनीकांत या कमल हासन जैसे पूर्व सेलिब्रिटी राजनेताओं के मुकाबले एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया, क्योंकि उन नेताओं के पास इस तरह के जमीनी कैडर की हमेशा कमी रही। और अपने इस राजनैतिक ब्रांड को कितनी सख्ती से सुरक्षित रखा गया है, ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। 2020 में विजय ने अपने ही माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। जी हाँ, ताकि वे बिना अनुमति के उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल ना कर सके। इसी का नतीजा था कि उनके पिता द्वारा बनाई गई अनाधिकृत पार्टी को अंततः 2021 में भंग करना पड़ा। इसे कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस। भाग 5 द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोमिसेस। तो रणनीति बनाना और चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन अब हमें प्रशासनिक वास्तविकता की ओर लौटना होगा, क्योंकि जीत तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली काम तो अब शुरू होता है। और ये आंकड़े इस प्रशासनिक चुनौती को बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखते हैं। टीवीके ने लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी है, जैसे महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह और मुफ्त बिजली। इन वादों का अनुमानित खर्ची लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। अब इसकी तुलना राज्य की आर्थिक स्थिति से करें तो कुल कमाई करीब 3.32 लाख करोड़ है, जबकि खर्च पहले से ही 4.39 लाख करोड़ पर है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक असंतुलन है, जिसे संभालना आसान नहीं होगा। 10 लाख करोड़ रुपए, ये विशाल आंकड़ा असल में तमिलनाडु राज्य पर लदा हुआ कुल कर्ज है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे नए मुख्यमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण के दिन ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। इतने भारी कर्ज के बीच अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए रास्ता निकालना यकीनन एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क होने वाला है। भाग 6 रील बनाम रियल पॉलिटिक्स। आर्थिक मोर्चे के साथ साथ नई सरकार को पहले दिन से ही कई प्रशासनिक चुनौतियों और बड़े विवादों का भी सामना करना पड़ा है। देखिए, सिनेमा की दुनिया और राज्य प्रशासन के कड़वे यथार्थ में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये शुरुआती उथल-पुथल इसी कठोर वास्तविकता को स्पष्ट करती है। सितंबर 2025 में एक विशाल रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिसने प्रशासन की पकड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि नई सरकार ने एक्शन लेते हुए तुरंत 750 शराब की दुकानें बंद करने का नीतिगत फैसला भी लिया। लेकिन विवाद यही नहीं रुके। मुख्यमंत्री द्वारा अपने निजी ज्योतिषी को ओएसडी नियुक्त करने पर भी भारी विवाद हुआ, जिसे आलोचनाओं के चलते तुरंत रद्द करना पड़ा। ये एक काफी उतार चढ़ाव वाली शुरुआत है। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी चेतावनी दी थी, क्या यह विशाल चुनावी सफलता वास्तविक दुनिया के दीर्घकालिक सुशासन में बदल पाएगी? क्या राजनीति के इस नए हीरो का प्रशासन रियल लाइफ में एक असली और टिकाऊ हिट साबित होगा? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल राजनीतिक विषय को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।